क्षेत्र जो हमारे नेताओं ने नहीं देखा, और मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे वहाँ इतने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं जो पॉलिसी मेकर्स भी थे, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि उत्तराखंड में 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि उत्तराखंड जो है वो गंगा यमुना का जो हमारी संस्कृति है, इंडो गैंजेटिक कल्चर जो है उसका ये उसका ये क्रेडिट ऑफ दी इंडो गैंजेटिक सिविलाइजेशन। ये सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड की, जिसके लिए हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। और आप देखेंगे कि विश्व की जितनी भी पुरानी संस्कृतियां हैं, चाहे वो इजिप्ट की है, चाइना की है, या हर जगह की इटली, रोम, वो सब संस्कृतियां समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन हमारी गंगा यमुना की संस्कृति आज भी जीवंत है, इट इज स्टिल वाइब्रेंट। तो इसका पूरा श्रेय जो है वो जाता है उत्तराखंड के लोगों को। अगर हमने अपने जंगल नहीं बचाए होते, अगर हमारे वहाँ चिपको आंदोलन जैसा फॉरेस्ट मूवमेंट नहीं होती, अंग्रेजों के शासनकाल में भी फॉरेस्ट अपराइजेस या फॉरेस्ट मूवमेंट्स नहीं होते, तो ये जंगल नहीं बचे रहते और भारत की जो मुख्य संस्कृति है गंगा यमुना की संस्कृति, वो संस्कृति नहीं बची। लेकिन इसके बावजूद भी एक इतना दुख का विषय है कि हम लोगों को आज भी हिंदुस्तान के लोग जो हैं हमें एक उपनिवेश की तरह मानते हैं। उत्तराखंड की आवाज इससे उठी थी क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो वी वर ट्रीटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज अ कॉलोनी, एक उपनिवेश की तरह। वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारियों को गर्मियों में ऐश मनाने के लिए उत्तराखंड चाहिए। अब उत्तराखंड बन गया है तो अब पहाड़ के जो लोग हैं वो फिर कॉलोनी की तरह उनकी स्थिति हो गई है। वो अब उत्तराखंड में एक उपनिवेश की तरह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की संस्कृति को हमने बचाया है, आज जीवित है। इसके अलावा उत्तराखंड जो है वो गंगा यमुना के मैदान का जलावन क्षेत्र है, जहाँ भारत की 40% से अधिकांश जनता निवास करती है। अगर उत्तराखंड में कुछ होता है, अगर उत्तराखंड में किसी भी तरह की पर्यावरणीय गड़बड़ होती है, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है आपके बांग्लादेश तक। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन को हमने बचा के रखा है, और इंडो गैंजेटिक प्लेन की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो अलूवियल सॉइल बह के जाता है 120 टन पर हेक्टेयर पर ईयर जो यहाँ से बह के जाता है, उसकी वजह से गंगा यमुना का मैदान इतना फर्टाइल है। तो ये सब हमारा कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी हम आज भी सेकंड क्लास सिटीजन हैं, और हम आज यहाँ पर जो मीटिंग हो रही इसकी जरूरत नहीं थी। हमें ट्राइबल स्टेटस 1947 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन 47 में इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमें इतिहास का ज्ञान नहीं था। 1815 में जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए तो उनको मालूम था कि उत्तराखंड का क्या महत्व है। इसके अलावा वो ये भी जानते थे कि इंटरनेशनली उत्तराखंड कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ में आपके चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट था, एक इंटरनेशनल बाउंड्री, और ईस्ट में आपके नेपाल। तो जिस प्रदेश में 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, वो प्रदेश कितना महत्व है कि अंग्रेज लोग समझते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि इसे नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस घोषित किया, जबकि संपूर्ण भारत लगभग रेगुलेटिंग प्रोविंस था। उत्तराखंड वॉज नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज अ रेगुलेटिंग प्रोविंस। और यहाँ पर नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस में क्या था कि जो कमिश्नर था उसको हाई कोर्ट के जज की पावर थी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट जज भी होता था। तो इस तरह से यहाँ पर जो आईसीएस ऑफिसर्स थे उनको न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बल्कि उनको जुडिशियल पावर्स और इलेक्टोरल पावर्स भी दी गई। इलेक्टोरल पावर्स का मतलब ये है कि यहाँ के नियम कानून जो है वो अंग्रेज अधिकारी जो थे जनता की सहभागिता से, इसको नोट करिए, जनता की सहभागिता से हमारे नियम कानून बनते थे जो जनता के फेवर में। इसीलिए आज भी जो मेरी जनरेशन या मेरी जनरेशन से जो पहले के लोग हैं वो आज भी कहते हैं कि अंग्रेजों का राज बेहतर था।
क्योंकि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अन्य प्रदेश जो है भारत के उस तरह की नहीं थी। तो नॉन रेगुलेटिंग प्रॉब्लम्स में ये स्थिति थी कि हम लोग जो थे वो कमिश्नर के अंडर थे और कमिश्नर वॉज डायरेक्टली अंडर द गवर्नर जनरल, उसको चीफ सेक्रेटरी से इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमारी स्थिति थी। इस स्थिति का अगर हमारा अध्ययन किया गया होता 1947 में तो हमने डायरेक्टली डिमांड करना था, भैया आप आजाद तो कर रहे हो, हमको नॉन रेगुलेटिंग प्रॉब्लम्स जो है वो बने रहने। नॉन रेगुलेटिंग प्रॉब्लम्स की बड़ी गलत की चीज ये भी थी कि यहाँ के जो ICS ऑफिसर्स थे उनको इंग्लैंड जाके परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी ICS की, उनको डायरेक्टली दे दिया जाता था आर्मी ऑफिसर्स को। जो आर्मी ऑफिसर यहाँ पोस्टेड थे कैंटोनमेंट्स थे, जैसे रानी खेत है, हवनवाग है, उन लोगों को डायरेक्टली अगर उनका अच्छा रिकॉर्ड है तो उनको ICS की पदवी दे दी जाती थी और वो ICS ऑफिसर बन जाते। तो इसके कई उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे कर्नल गोवान वो 1836 में कुमाऊं के कमिश्नर बने, ब्रिटिश कुमाऊं। और इसके साथ ही साथ 1856 में यहाँ पे क्या आवाज आ रही है, सर हेनरी रैमसे जो हैं वो कुमाऊं के कमिश्नर बने। और हेनरी रैमसे जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशली हल्द्वानी वाले, कि हेनरी रैमसे जैसा कमिश्नर आज तक कुमाऊं में नहीं हुआ है। और पुराने लोग जो हैं वो हेनरी रैमसे को राम जी का अवतार मानते थे। ज्यादातर लोग, गांव के लोग, ग्रामीण लोग राम जी कहते थे। और मेरे गांव में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हमारी जो पूरी कमशाल पट्टी है, करीब करीब आप ये कह सकते हैं 1970-75 तक वहाँ हेनरी रैमसे के जागर भी लगते थे। हेनरी रैमसे का भी आह्वान किया जाता था लोक नेताओं के स्वरूप में। तो हमारी संस्कृति जो थी इट वॉज टोटली डिफरेंट, इट वॉज टोटली अ ट्राइबल कल्चर, जो ट्राइबल स्टेटस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी ये स्थिति थी, तो ये स्थिति को हमने बरकरार रखना था। अब ये पॉइंट जो है इन्होंने उठाया है, इसमें मैं दो चीजें ऐड कर दूंगा कि जब आप ये जो काम कर रहे हैं ये काम बहुत अच्छा है और बड़े सुचारू रूप से कर रहे हैं, आपका प्रयास अभिनव है, लेकिन इसमें दो चीजें आप जरूर पढ़िए। एक तो जो ट्रेल का रेवेन्यू सेटलमेंट है, ट्रेल यहाँ का सेकंड कमिश्नर थे GW ट्रेल, जो 1815-16 से कमिश्नर बने 1836 तक, फिर कर्नल गोवान। GW ट्रेल का एक सेटलमेंट है जिसको कहते हैं 80 साला बंदोबस्त, वो आज भी लैंड रेवेन्यू का आधार माना जाता है। 80 साला बंदोबस्त, किसी भी पुराने पटवारी से पूछो वो 80 साला बंदोबस्त की बात करें। तो 80 साला बंदोबस्त जो था ये संवत 1880 में हुआ था, अर्थात 1823 AD, मतलब 1823 ईस्वी में संवत से वो 1880। तो 1880 का जो ये है ये बड़ा जरूरी है और ये नेशनल आर्काइव्स में अभी आपको मिल सकता है। दूसरा, जब आप जौनसार बाबर की बात कर रहे हैं, जौनसार बाबर में भी मैंने काम किया है लेकिन फॉरेस्ट्री में, तो मैंने वहाँ ये महसूस किया कि जौनसार बाबर की स्थिति इसलिए हुई ट्राइबल स्टेटस के और उन लोगों को अधिकार दिए गए क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों ने सर पन्नालाल जो ICS ऑफिसर थे उन्हें 1918-1920 में अध्ययन के लिए भेजा गया था कि इन लोगों को क्या अधिकार मिलने चाहिए। तो सर पन्नालाल की जो बुक है बड़ी फेमस बुक है, उसका नाम है कुमाऊं लोकल कस्टम्स। तो उसमें पूरा कि व्हाई दे शुड बी ट्रीटेड एज ट्राइबल, इनको क्या क्या विशेष अधिकार मिलने चाहिए, ये सब चीजें उसमें थी। इसके अतिरिक्त जब हम नॉन रेगुलेटिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे वहाँ कुमाऊं कस्टमरी लॉ जो था उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, कस्टमरी लॉ। और कस्टमरी लॉ में भी जो प्लेन्स में कस्टमरी लॉ होता था वो कस्टमरी लॉ यहाँ पर नहीं लगता था। प्लेन्स में जो कस्टमरी लॉ लगता था वो मिताक्षर लगता था। हमारे वहाँ जो कस्टमरी लॉ लगता था उसको कहते थे दयाभाव। So दयाभाव customary law in itself is a proof कि we are tribes, we belong to the tribal status. Otherwise अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर कुमाऊं customary law में मिताक्षर के लिए इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा 1874 के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट की बहुत बात आ रही थी। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड की जो पूरी लीगल व्यवस्था है जो क्लियरली ये बताती है
कि वी आर ट्राइब्स और हमारा स्टेटस ट्राइबल होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में आपके शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में ये सब है, क्रिमिनल लॉ किस तरह का होना चाहिए, सिविल प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ट्राइब्स के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या उनके अथॉरिटी है, किस तरह से उनके कल्चर जो है वो कल्चर को किस तरह से उन्होंने लॉ के साथ मिलाया, ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो कुमाऊं लोकल कस्टम जो यू शुड सर्टनली रीड और वो स्टडी को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये तो थी उस समय की स्थिति उत्तराखंड की, कुमाऊं कस्टमरी जो और ये सब चीज़ें। इसके साथ ही साथ अभी एक बात हो रही थी कि हम जितने भी हैं, मैं भी, जैसे मैं अभी रावत जी को बता रहा था और मुझे बाद में बड़ी शर्मी आई, मैंने कहा कि हम लोग रावत पारा के रहने वाले हैं राजस्थान के मूल रूप से। आई टोल्ड हिम यू कैन आस्क हिम आल्सो, यस हम लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स है और विशेष रूप से ठाकुरों का। ठाकुरों की तो क्या है, वो कहीं ना कहीं से एक रूट अपने निकाल देंगे, या तो राणा प्रताप से या किसी अन्य राजा से, ये उनको बड़ा शौक है। और कुछ हमारे ठाकुरों में तो कुंवर भी लिखने शुरू कर दिया, जो हमारी नई जनरेशन है उसमें से कई मैंने देखे, कुंवर अजय सिंह रावत, कुंवर चंद्र सिंह वगैरह, तो ये उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और इसके पीछे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स है रिस्पॉन्सिबल, और इस कॉम्प्लेक्स को हमें हटाना पड़ेगा। ऑल ऑफ अस वी आर इम्ब्यूड, जिसको कहते हैं ओतप्रोत है, तो इस भावना से कि हम बाहर के निवासी हैं। और ये क्यों है? क्योंकि कभी भी हमारे लोगों में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर हमारे जो लोकल हीरोज हैं उन लोकल हीरोज के बारे में कभी नहीं दिखाया गया। शिवाजी महान थे, मैं मानता हूँ, बहुत विविधता का कार्य किया, मैं उनका उपासक भी हूँ। शिवाजी के बारे में हर बच्चा जानता है, राणा प्रताप के बारे में हर बच्चा जानता है, लेकिन आपके कौन से लोकल हीरोज हैं उत्तराखंड के, जरा मुझे बताइए। कोई भी लोकल हीरो जो जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, किसी को नहीं मालूम। पहली चीज तो यह है कि पहला नोबेल लॉरिएट कौन था इंडिया का? ही वाज फ्रॉम उत्तराखंड, पंडित नैन सिंह। पंडित नैन सिंह वाज नॉट नोबेल प्राइज, पंडित नैन सिंह को कई और अवार्ड मिले थे। फर्स्ट नोबेल लॉरिएट नॉर्मली जनरल नॉलेज की किताबों में भी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, बट फर्स्ट नोबेल लॉरिएट वाज रोनाल्ड रॉस। और रोनाल्ड रॉस उतना ही पर्वती था जितना कि हम हैं। उनका जन्म अल्मोड़े में हुआ था, और अगर आपने मेरी आवाज में क्लियरली, राइट एंड कॉर्नर, अल्मोड़े का जो एंट्री पॉइंट है, राइट एंड कॉर्नर के ठीक ऊपर रोनाल्ड रॉस रहते थे। और रोनाल्ड रॉस जब विदेश चले गए, जब उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, उसके बाद उनकी बड़ी इच्छा थी, वो पोएट भी थे, वो हमेशा ये कहते थे कि अल्मोड़ा आई मिस योर लॉट। तो रोनाल्ड रॉस जैसा व्यक्ति हमारे वहाँ पैदा हुआ। हमारे वहाँ काकड़ी घाट है, केदारनाथ, बद्रीनाथ की, ये सब तो आपको मालूम है। अच्छा ये बताइए काकड़ी घाट का क्या महत्व है? स्वामी विवेकानंद, सॉरी, विवेकानंद, हाँ विवेकानंद जी वहाँ आए। अब इसके आगे का जो इतिहास है जरा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे वहाँ ये इतिहास बताया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद नैनीताल आए थे अपने मित्र से मिलने, राजा साहब खेत्री से। राजा साहब खेत्री वो व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें शिकागो के लिए पैसा दिया था जाने के लिए, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। उनसे मिलकर उन्होंने अल्मोड़ा की यात्रा की, क्योंकि अल्मोड़ा जो था बड़ा हाईली इवॉल्व, स्पिरिचुअली इवॉल्व प्लेस है। रास्ते में उनको रुकना पड़ा काकड़ी घाट। तो काकड़ी घाट में उनके साथ उनके साथी थे स्वामी अखंडानंद। उन्होंने स्वामी अखंडानंद से कहा, अखंडानंद दिस इज एन आइडियल प्लेस फॉर मेडिटेशन, ये आदर्श स्थान है जहाँ पर आदमी पेनेंस कर सकता है, तपस्या कर सकता है, घंटे घंटे ध्यान लगा सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने स्नान करके जो नदी है वहाँ पर काकड़ी घाट में, वहाँ पर उन्होंने ध्यान किया। और 2.5 घंटे के बाद जब वो उठे तो उन्होंने अखंडानंद से कहा, अखंडानंद, I saw the whole universe within an atom and all my internal problems were solved today. उन्होंने ये कहा कि पूरा विश्व, बृहद विश्व जो है मैंने एक अणु में देखा है ना, और मेरी जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ थी या समस्याएं थी उसका मैंने आज
स्वामी विवेकानंद ने कहा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, आई सॉ द होल कॉस्मोस एंड द होल माइक्रोकॉस्म विदिन द मैक्रोकॉस्म। और उसके बाद जब वो कलकत्ता गए तो कलकत्ता में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कॉस्मोस फ्रॉम मैक्रोकॉस्म टू माइक्रोकॉस्म। और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो उन्होंने लेक्चर दिया था, ये लेक्चर वही था जो उनकी अनुभूति काफी घाट में हुई। तो ये हमारा उपलब्धि है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कुमाऊं आए थे सबसे पहले 1904 में, जब उनकी पत्नी मृणालिनी की मृत्यु हो गई। तो 1904 में जब वो यहाँ आए तो बहुत दुखी थे, रामगढ़ में रहे। उसके बाद फिर वो 1917 में, और उसके बाद तीसरी और चौथी विजिट्स उनकी अल्मोड़ा की रही 1927 और 1933। तो ये जो जितनी भी विजिट्स थी इनमें उन्होंने कई कविताएं लिखी, जैसे एक शब्द संकलन है उनका शिशु, ये यहीं पर लिखा गया था। विश्व परिचय ये यहीं लिखा गया था। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हम उत्तराखंडियों के लिए है कि जो गीतांजलि जिसका नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, वो उसका ज्यादातर पोएम जो है वो गीतांजलि रामगढ़ और अल्मोड़े में उनका लिखना है। उसकी प्रेरणा उन्हें सॉरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, क्लियर है। तो अब जहाँ ऐसे चंद्रशेखर आजाद का आप जानते हैं, मैं थोड़ा आधुनिक समय में आऊँ। चंद्रशेखर आजाद का नाम आप जानते हैं, एक बहुत महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद के साथी जो थे रिपब्लिकन आर्मी, आपको मालूम है उनको राइफल ट्रेनिंग की शूटिंग की प्रैक्टिस करने कहाँ है? तो दोगड्डा में। और किसने उनको ट्रेन किया था? एक क्रांतिकारी थे भवानी सिंह। भवानी सिंह, इंद्र सिंह और बच्चूलाल भट्ट ये बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे उत्तराखंड के। तो ये हम लोगों को मालूम नहीं है। तो जब हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं, लीगल स्टेटस की बात करते हैं, 5th शेड्यूल की बात करते हैं, तो हमें अपने लोगों को ये भी बताना चाहिए कि हम उन लोगों की संतानें हैं और हम सब खस जाति के हैं। यहाँ पर 90% जातियां हैं वो खस जाति का उनका मूल है। उत्तराखंड का अगर आप इतिहास पढ़ें, अगर आप वो वाला इतिहास छोड़ दें जो रॉक शेल्टर्स या गुफाओं में लोग रहते थे 10,000 वर्ष से पहले, एक्चुअली मूल निवासी तो वही थे, अब उनके कोई वंशज नहीं है। तो यहाँ पर जो पहली जाति यहाँ पर आई सबसे पहले वो थी मुंड जाति, वो बहुत कम थे। मुंड जाति के बाद यहाँ पर आए किरात बड़े अच्छे फाइटर्स थे। महाभारत में किरात लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया। इसके साथ ही साथ उसके बाद आए थे सेंट्रल एशिया से खस लोग जो थे वो वॉरियर्स थे। तो अभी क्या होता है कि जब ब्राह्मण लोग जो है ठाकुरों को कहते हैं खसिया हैं, बट बेसिकली हम सब खसिया हैं। खस ब्राह्मण, खस ठाकुर, खस एवरीथिंग। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि वी आर खसियार्स, वी आर खस from Central Asia and we are fighting a warrior race। और ये वॉरियर रेस जो है खस लोगों की, इसकी वजह से हम इंटरनेशनली नोन हैं। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका जो कोर्स है हिटलर को पराजित करने का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो हम खसिया लोग हैं, हम लोग हैं। अब मुझे लगता है कि अब आप जब जाओगे तो ये मत कहना मैं महाराष्ट्र का जोशी हूँ या महाराष्ट्र का पंत हूँ। You should say with pride that I am a Khasiya, I am from Central Asia. And when it is proved that we are Khasiyas, then we get the tribal status also. तो ये होमवर्क हमें करना चाहिए। और हम इतने अच्छे वॉरियर हैं, खस लोग they were the best warriors in the world। और खस लोगों ने आपके कश्मीर से लेकर राइट अप टू आसाम खस लोग जो थे वो स्प्रेड आउट कर दिए थे। और हर जगह जहाँ जहाँ वहाँ थे वो गुड वॉरियर थे, इंक्लूडिंग नेपाल। और हर जगह जहाँ वो गए उस क्षेत्र को आपके शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला, हम लोगों को नहीं मिला। तो खस वॉरियर्स के मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा
जिससे आपको घमंड होगा, गर्व होगा कि हम कितने महान हैं। पहली चीज ये, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था। हिटलर के तो सैनिक थे, वो जो मित्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब नहीं घबराते थे। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि गढ़वाली सोल्जर्स आ गए, गढ़वाली सोल्जर से मतलब उस समय गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना 1887 में हुई थी। तो कुमाऊं और गढ़वाल के लोग गढ़वाल, तो गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों से हिटलर के लोग इतना डरते थे कि उनका मोरल डाउन हो जाता था। और वो लोग मालूम आपको क्या कहते थे हम लोगों से, वी आर द स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स ऑफ द अलायंस, हम मित्र राष्ट्रों के तूफानी वॉरियर्स हैं, लड़ाके हैं। और जब वो आते थे तो घबरा जाते थे, उनका मोरल डाउन हो जाता था। इसी वजह से आजकल ये बात मैंने कलकत्ता के बंगाली राइटर्स और सेमिनार्स में भी कहा है कि अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि आजाद हिंद फौज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था आपके भारत की आजादी में। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे ज्यादा, सुभाष चंद्र बोस के जो विश्वासपात्र थे, जिन पर सुभाष चंद्र बोस को सबसे ज्यादा आस्था थी, वो सब खसिया थे जिन पर उनको थी। जैसे जो आजाद हिंद फौज का ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल था सिंगापुर में, उसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी फ्रॉम उत्तराखंड। इसके अलावा जो उनकी पर्सनल गार्ड्स बटालियन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतनी स्वामिभक्त होनी चाहिए। अगर वहां गद्दारी हो गई तो जैसे इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था, उसी तरह से मर्डर हो सकता था सुभाष चंद्र बोस का। तो आजाद हिंद फौज में जो पर्सनल गार्ड्स बटालियन के कमांडर थे वो थे मेजर देव सिंह दानू, अगेन फ्रॉम उत्तराखंड। नंबर 3, आर्मी में किसी भी कमांडिंग ऑफिसर का पर्सनल एडजुटेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पर्सनल एडजुटेंट को मालूम होता है कि कमांडर आज कहाँ जाने वाला है, कहाँ इंस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ उसकी परेड होगी, शो परेड हो रही, सब जो है। तो वो पर्सनल एडजुटेंट सुभाष चंद्र बोस के थे लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धि सिंह रावत। आई एम लकी दैट मैंने बुद्धि सिंह रावत जी से मिला हूं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो इस तरह से इतनी सब इम्पोर्टेंट पोजीशन जो थी वो उत्तराखंड के लोगों की। फर्स्ट बटालियन जो थी आजाद हिंद फौज की, उसको कमांड कर रहे थे आपके लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी शरण रतूरी, जो बाद में डीजीपी बने। और उन्होंने उनको वीरता का पुरस्कार भी मिला, जिसको कहते थे आजाद हिंद फौज में सरदार जंग में। ये अवार्ड उनको मिला था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और थर्ड बटालियन थी वो डी, उसके भी कमांडर जो थे वो थे आपके मेजर गोसाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे खसिया लोग थे, और हमारे खसिया लोग जो थे वो हॉकी के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। अब यद्यपि वो एंग्लो इंडियंस थे, लेकिन आपको मालूम है 1928 और 32 के ओलंपिक्स में 11 लोगों ने नैनीताल के स्कूलों से, सेंट जोसेफ और शेवुड, इन स्कूलों से उन्होंने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हॉकी में जीता। तो इन शब्दों के साथ मैं कई और बातें आपको बता सकता, लेकिन लंबा हो जाएगा मेरा लेक्चर। तो विद दीज वर्ड्स और द बेस्ट यू, माय ब्लेसिंग विद यू। और अब पता नहीं अगली मीटिंग में आता हूँ या नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरे पूरी बॉडी में डेंट लगे इस समय। देयर इज नॉट अ सिंगल पार्ट जो गड़बड़ नहीं है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।